हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनुजा और आज का टॉपिक है मुग़ल सम्राट जहांगीर। इस वीडियो में हम मुग़ल सम्राट जहांगीर के समय में मुग़ल साम्राज्य के हुए राज्य विस्तार और जहांगीर की कुछ उपलब्धियों के बारे में चर्चा करेंगे। जहांगीर जिसका प्रारंभिक नाम सलीम था, इसका जन्म 1569 ईस्वी में कहा जाता है कि शेख सलीम चिश्ती जो सूफ़ी संत थे उनके आशीर्वाद से हुआ और इसी वजह से उसका नाम सलीम रखा गया। सलीम का विवाह अकबर के समय में ही आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री और मानसिंह की बहन मानबाई से हुआ। इसके अतिरिक्त इसका दूसरा विवाह जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह की बहन जोधाबाई के साथ हुआ। तो देख सकते हैं कि अकबर के समय में ही जहांगीर के जो थे राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित हुए। अकबर के शासनकाल के अंतिम वर्षों में सलीम के द्वारा राज्य सत्ता प्राप्ति करने के लिए षड्यंत्र रचा गया और सैनिक शक्ति का प्रयोग भी किया। तो सलीम ने जो है अकबर के शासनकाल के अंतिम वर्षों में विद्रोह कर दिया और ये इलाहाबाद की ओर चला गया। कहा जाता है कि सलीम जो था उसने अबुल फजल की भी हत्या करवा दी, वीर सिंह बुंदेला जो ओरछा का सरदार था उसके हाथों, क्योंकि ये ओरछा का वीर सिंह बुंदेला जहांगीर का मित्र था और इसने अबुल फजल की जब हत्या करवा दी, इस बात की खबर जब अकबर को लगी तो वो और अधिक नाराज़ इससे हो गया, सलीम से हुआ। सलीम का जो सबसे बड़ा पुत्र था मानबाई से जो उत्पन्न हुआ था खुसरो को शासक बनाने के लिए मानसिंह और मिर्जा अजीज कोका इनके द्वारा समर्थन किया गया और षड्यंत्र भी रचा गया, लेकिन ये षड्यंत्र जो था असफल हुआ। और जब अकबर अपनी अंतिम शैया पर था तो सलीम जो था उसने इलाहाबाद से आकर की और इससे क्षमा याचना की। इसको सलीम को क्षमा कर दिया गया और इसे जो है उत्तराधिकारी अकबर के द्वारा घोषित कर दिया गया। जब अकबर की नवंबर 1605 में मृत्यु हो गई तो सलीम नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के नाम से मुग़ल सम्राट बना। सलीम का शासनकाल 1605 या जहांगीर का शासनकाल 1605 से लेकर के 1627 ईस्वी तक रहा। जैसे ही जहांगीर गद्दी पर बैठा उसने बहुत सी राजाज्ञाएँ निकलवाईं और इन राजाज्ञाओं में से कुछ प्रमुख जो हैं वह इस प्रकार से हैं। इसने तमगा जो मुसलमानों पर व्यापारिक कर लगा करता था उसको, मीर बहरी जो नौयान के द्वारा जो व्यापार होता था उस पर लगने वाला कर, और जक़ात जो धार्मिक कर था, इन सभी करों को जो है इसने समाप्त करने के आदेश दे दिए। इसके अतिरिक्त इसने सराय, मस्जिद, औषधालय, चिकित्सालय और कुओं के निर्माण से संबंधित आदेश भी अपने शासन के प्रारंभ में ही निकाले। इसने ये नियम भी बनाया कि मृतक जो अमीर होंगे या मृतक जो सरदार होंगे उनकी संपत्ति उनके उत्तराधिकारियों को ही सौंप दी जाए, राज्य के द्वारा जब्त ना की जाए। इसके अतिरिक्त गुरुवार तथा रविवार अकबर का जन्म दिवस और जहांगीर के राज्यारोहण का दिवस, इसके अतिरिक्त कुछ अन्य जो शुभ अवसर होते थे उन पर पशुओं की बलि या पशुओं की हत्या पर रोक लगा दी गई। इसके अतिरिक्त इसने आगरा के दुर्ग में एक सुनहरी जंजीर लगवाई जिसको बजा करके कोई भी व्यक्ति जो है मुग़ल सम्राट का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकता था और उससे स्वयं न्याय की फरियाद कर सकता था। तो इस प्रकार से अपने शासन के प्रारंभ में ही जहांगीर ने बहुत सी राजाज्ञाएँ निकलवाईं जो जनता के कल्याण के लिए थी। जहांगीर के शासनकाल में नूरजहाँ का जो पिता था ग्यास बेग, उसको उसने इत्माद-उद-दौला की उपाधि थी और अपना दीवान नियुक्त किया। इसने कुछ नई नियुक्तियां जो हैं अपने समय में की, हालांकि अकबर के समय के जो विभिन्न मनसबदार जो ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त थे उनके पद भी बने रहने दिए। इसके अतिरिक्त जमान बेग को इसने महाबत खां की उपाधि देकर के और 1500 का मनसब भी प्रदान किया जिसमें समय समय पर वृद्धि होती रही। खुसरो का विद्रोह हमने ऑलरेडी देखा कि अकबर के अंतिम दिनों में खुसरो को बादशाह बनाने के लिए मानसिंह और मिर्जा अजीज कोका ने स्पेशली सपोर्ट किया था। तो ये षड्यंत्र किया गया था लेकिन असफल रहा और जहांगीर जो है मुग़ल सम्राट बना।
लेकिन खुसरो की जो राज्य को प्राप्त करने की जो महत्वाकांक्षाएं थी वो बहुत समय तक दबी नहीं रह सकी और जहांगीर के शासक बनने के बाद भी इसने खुद सम्राट बनने का प्रयत्न करने की वजह से इसने विद्रोह कर दिया 1606 ईस्वी में। कहा जाता है कि खुसरो ने सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन सिंह जो थे उनका भी आशीर्वाद प्राप्त किया और लाहौर को अपने अधिकार में लेने का प्रयास किया। हालांकि इसका ये प्रयास असफल रहा और भैरोवाल के मैदान में खुसरो और शाही सेना में मुकाबला हुआ, जिसमें एक खुसरो को पकड़ लिया गया, उसे कैद कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया। खुसरो का जो विद्रोह था वो तो असफल हो गया, लेकिन इस दौरान जो अव्यवस्था फैली उसका लाभ उठा करके बीकानेर के जो राजा थे राय सिंह, जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, उसने विद्रोह कर दिया और मुगल सम्राट की अधीनता मानने से इनकार कर दिया। राय सिंह के खिलाफ आमेर के जो राजकुमार थे जगन्नाथ कछवाहा, उस समय उनको भेजा गया सेना लेकर के और राय सिंह को इस सेना ने परास्त कर दिया और राय सिंह क्षमा प्रार्थना करने के लिए दरबार में उपस्थित हुए। उसे क्षमा प्रदान कर दी गई और पुनः उसने मुगल अधीनता जो थी वो स्वीकार कर ली। साम्राज्य का विस्तार, जहांगीर के समय में कौन कौन से क्षेत्र थे जिन पर मुगल जो राज्य था उसका विस्तार हुआ, तो सबसे पहले मेवाड़ की बात करते हैं। हमने ऑलरेडी अकबर के समय में देखा था कि हल्दी घाटी का युद्ध हुआ 1576 में और उस युद्ध में राणा प्रताप को पूरी तरीके से हरा पाने में जो है मानसिंह की सेना असफल रही। राणा प्रताप युद्ध क्षेत्र छोड़ करके निकल गए और आने वाले समय में उन्होंने अकबर के अंतिम वर्षों में कुछ क्षेत्रों को छोड़कर चित्तौड़ इत्यादि को क्षेत्र को छोड़ करके लगभग संपूर्ण मेवाड़ अपने अधिकार में कर लिया था। महाराणा प्रताप की मृत्यु के पश्चात उनके जो बेटे थे महाराणा अमर सिंह, वो गद्दी पर बैठे मेवाड़ की और इन्होंने जो मुगल और राजपूत वैमनस्य मेवाड़ के साथ चला आ रहा था उसको ख़त्म करने के लिए 1615 ईस्वी में मुगलों के साथ या जहांगीर के साथ संधि कर ली। इस संधि के अनुसार जो अमर सिंह थे उन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली और बदले में जहांगीर ने समस्त मेवाड़ अमर सिंह को लौटा दिया। साथ ही ये आश्वासन दिया कि किसी भी प्रकार से मेवाड़ के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए उन्हें मजबूर नहीं किया जाएगा। दूसरा, अहमदनगर। अकबर के समय में अहमदनगर का जो निज़ाम था उसने असीरगढ़ का दुर्ग मुगलों को सौंप दिया था, उसकी चाबी सौंप दी थी। लेकिन आने वाले समय में अहमदनगर का जो प्रधानमंत्री था मलिक अंबर, उसने पुनः अपने इन खोए हुए प्रदेशों को वापस प्राप्त कर लिया, अहमदनगर के अधिकार में वो ले आया। और जहांगीर जो था, जब उसने ये देखा कि उसके हाथों से मुग़ल प्रदेश निकल गए हैं, तो उसने राजकुमार खुर्रम, जो आगे चल कर के शाहजहाँ के नाम से मुग़ल सम्राट बना, तो राजकुमार खुर्रम को 1617 ईस्वी में अहमदनगर भेजा। खुर्रम ने मलिक अंबर को संधि करने के लिए विवश कर दिया और अहमदनगर का ज़्यादातर भाग मुग़लों के हाथ में आ गया। आने वाले वर्षों में 1620 में मलिक अंबर ने पुनः इस संधि का उल्लंघन कर दिया और पुनः जो है मुग़लों के विरुद्ध मराठों इत्यादि के साथ गठजोड़ करने का प्रयास ही करने लगा। ऐसी सूचना प्राप्त होने पर शाहजहाँ को पुनः अहमदनगर भेजा गया और इसने शाही सेना ने पुनः अहमदनगर के निज़ाम को विवश कर दिया कि वो संधि करे और साथ ही युद्ध का व्यय भी अहमदनगर से वसूला गया। मेवाड़ और अहमदनगर के बाद में कांगड़ा, जो उस समय पंजाब का एक हिस्सा था, तो कांगड़ा को अपने अधिकार में लाने के लिए लाहौर के गवर्नर मुर्तज़ा खां के नेतृत्व में एक शाही सेना भेजी गई, लेकिन ये प्रयास जो था असफल रहा मुगलों का और कांगड़ा में राजपूत शासक राज्य कर रहे थे उस समय। ये प्रथम प्रयास असफल रहने पर शाहजहाँ को वहाँ भेजा गया, जिसने जो कांगड़ा का दुर्ग था उसका घेरा अगले 14 महीने तक डाले रहा। अंत में जो राजपूत राजा थे उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया और कांगड़ा का किला भी जहांगीर के अधिकार में आ गया। इस तरीके से मेवाड़, अहमदनगर और कांगड़ा को अपने अधिकार में लाने में
जहांगीर सफल रहा। लेकिन 1622 ईस्वी में कंधार का प्रदेश, जो अकबर के समय में मुगल राज्य में शामिल हुआ था, कंधार का प्रदेश मुगलों के हाथ से निकल गया और फारस या ईरान का जो शाह था उसने कंधार पर अपना अधिकार कर लिया। नूरजहां जुनता, इसे नूरजहां गुट भी कह सकते हैं। नूरजहां गुट के अंदर स्वयं नूरजहां शामिल थी। इसका पिता एतमादुद्दौला या गयास बेग और इसका भाई आसफ खां, और इसकी माँ असमत बेगम के साथ साथ शहज़ादा खुर्रम, जो बाद में शाहजहाँ के नाम से जाना गया। इन सभी का एक गुट था और इनके द्वारा जो है जहांगीर के समय में ज़्यादातर शासन की जो शक्तियाँ थी इस गुट के हाथों में ही थी। जहांगीर था, उसने 1611 ईस्वी में मेहरुन्निसा से विवाह किया और मेहरुन्निसा को नूर महल की उपाधि दी गई। बाद में आगे चल कर के इसे नूर जहां यानी संसार का प्रकाश की उपाधि प्रदान की गई। नूरजहां बहुत ही महत्वाकांक्षिणी स्त्री थी। इसका जो पहला विवाह था वो शेर अफगान के साथ हुआ, जो बंगाल का सूबेदार था, बंगाल का सरदार था प्रमुख। और बाद में उसकी हत्या करने के बाद जब ये विधवा हो गई तो जहांगीर की माँ की सेवा में इसको रखा गया और जहांगीर ने 1611 में इससे विवाह कर लिया। नूरजहां जो थी वो बहुत अधिक महत्वाकांक्षिणी थी और इसी वजह से उसने शासन कार्य में अपना हस्तक्षेप करना प्रारंभ किया और जहांगीर लगभग शासन के सभी मामलों में नूरजहां की सलाह से कार्य किया करता था। ये साथ में जहांगीर के साथ में झरोका दर्शन देने लगी और सिक्कों पर भी नूरजहां का नाम अंकित करवाया गया। साथ ही बहुत बार शाही फरमान जो थे वो भी नूरजहां के नाम से जारी किए गए। लेकिन नूरजहां अभी भी जो है संतुष्ट नहीं हुई और अधिक शक्ति अपने हाथों में केंद्रित करना चाहती थी। इसके लिए उसने अपने जो संबंधी थे उनको ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त कर दिया। इसने अपने पिता एतमादुद्दौला गयास बेग को एतमादुद्दौला की उपाधि जहांगीर से दिलवाई और इसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया और अपने भाई आसफ खां को दीवान नियुक्त करवाया गया। 1621 तक ये स्थिति बनी रही और खुर्रम जो था वो भी नूरजहां के गुट में शामिल रहा। लेकिन जैसे जैसे जहांगीर का अंतिम समय था या फिर जहांगीर बीमार रहने लगा तो ऐसी स्थिति में खुर्रम को लगा कि खुर्रम जो था स्वयं अपने हाथों में सत्ता लेना चाहता था, स्वयं मुगल सम्राट बनना चाहता था और नूरजहां को ये प्रतीत हुआ कि अगर खुर्रम के हाथों में शक्ति आ गई, शासन सत्ता आ गई, तो उसके हाथों में जो पावर है या शक्ति है वो छिन जाएगी। इसके लिए इसने खुर्रम के स्थान पर अब जहांगीर के छोटे पुत्र शहरयार को जो है सपोर्ट करना है, समर्थन देना प्रारंभ कर दिया और इसके लिए इसने अपनी शेर अफगान के साथ जो इसकी पुत्री थी लाडली बेगम, उसका विवाह शहरयार के साथ कर दिया। अब नूरजहां शहरयार को शासक बनाना चाहती थी और इसी वजह से खुर्रम और नूरजहां के बीच में तनाव बढ़ने लगा। नूरजहां के इन प्रयासों को देखते हुए खुर्रम जो था उसने विद्रोह कर दिया। इसी समय कंधार पर जब फारस के शाह का आक्रमण हुआ तो जहांगीर ने खुर्रम को फारस जाने के लिए सेना के साथ आदेश दिया, लेकिन खुर्रम ने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया और बदले में उसने मांग की कि उसे पंजाब का क्षेत्र दे दिया जाए और शाही सेना को प्रयोग करने का स्वतंत्र अधिकार भी प्रदान किया जाए। जहांगीर ने ऐसा आदेश देने से इनकार कर दिया। इसके बाद शहरयार जो था नूरजहां के कहने पर उसकी पद वृद्धि कर दी गई, उसे और अधिक मनसब दिए गए और खुर्रम को रणथंबोर और पंजाब और शाही सेना पर अधिकार देने से मांग को ठुकरा दिया गया। इन सभी स्थितियों को देखते हुए खुर्रम जो था वो विद्रोह करने के लिए बाध्य हो गया और उसने विद्रोह करके अपने नियंत्रण में जो है सेना को करना प्रारंभ किया। खुर्रम के विद्रोह को दबाने के लिए जहांगीर ने शहजादा परवेज़, जो उसका एक और पुत्र था, और साथ ही महाबत खां को भेजा। इन दोनों ने खुर्रम का बहुत लंबे समय तक पीछा किया और खुर्रम का ये विद्रोह लगभग 3 साल तक चला। इसका कोई विशेष फ़ायदा नहीं हुआ और अंत में खुर्रम जो था उसने सम्राट से क्षमा याचना की 1626 ईस्वी में और सम्राट ने उसे क्षमा करके बालाघाट का जो प्रदेश था
वो उसे सौंप दिया। खुर्रम के विद्रोह को शांत करने में महाबत खां का बहुत अधिक योगदान था और इसीलिए महाबत खां का जो प्रभाव था अब शासन में बहुत अधिक बढ़ गया। साथ ही ये कुशल सेनापति था और सेना में भी इसका बहुत अधिक प्रभाव था। तो महाबत खां की बढ़ती हुई शक्ति को देख करके नूरजहां फिर चिंतित हो गई। उसे लगा कि वो भयभीत हो गई कि महाबत खां कहीं और अधिक शक्ति जो है अपने अधिकार में करने का प्रयास ना करे। तो नूरजहां ने महाबत खां की शक्ति का दमन करने या उसे दबाने के लिए इसको बंगाल का सूबेदार बना करके भेज दिया, जो दिल्ली से काफ़ी दूर होने की वजह से दिल्ली में इसका प्रभाव ज़्यादा नहीं हो पाता। इसके साथ ही खुर्रम के विद्रोह को जब दबाया जा रहा था शहज़ादा परवेज़ और महाबत खां की सेना के द्वारा, तो इन्होंने बंगाल में बहुत से हाथी जो थे वो प्राप्त किए थे। तो नूरजहां ने अब शाही आदेश दिया कि उस समय जो प्राप्त किए गए हाथी थे उनका ब्यौरा जो है दरबार में पेश किया जाए। साथ ही नूरजहां ने जो है आदेश कारण पूछने के लिए आदेश जारी किया कि महाबत खां ने अपनी पुत्री का विवाह बिना शाही जो फरमान है वो प्राप्त किए ही कर दिया। साथ ही कहा जाता है कि नूरजहां ने जो महाबत खां का दामाद था उसको दरबार में बुलाकर बहुत अधिक अपमानित किया। तो ये जो विभिन्न प्रयास नूरजहां के द्वारा महाबत खां की शक्ति के दमन करने के लिए किए जा रहे थे, उनसे अंत में महाबत खां जो था उसका जो धैर्य था वो ख़त्म हो गया और महाबत खां ने सम्राट इस समय लाहौर में था, तो लाहौर में जो शाही डेरा था या शाही शिविर था उसका घेरा डाल दिया और सम्राट से बातचीत करने के नाम पर उसे उसके शिविर में ही कैद कर लिया। नूरजहां को जब इसकी सूचना मिली तो वो स्वयं सम्राट को छुड़वाने के लिए हाथी पर सवार होकर के निकली, लेकिन झेलम पार करते ही उसको रोक लिया गया। महाबत खां जो था वो अब शासन की शक्तियाँ अपने हाथों में करने लगा, लेकिन महाबत खां की शक्ति का केंद्र जो थी वो सेना थी। सेना की शक्ति के आधार पर इसकी शक्ति जो थी, लेकिन नूरजहां जो थी उसे असैन्य अधिकारियों का समर्थन प्राप्त था और उन्हीं असैन्य अधिकारियों के समर्थन के बलबूते पर नूरजहां ने सेना का जो प्रभाव था उसको ख़त्म करने का प्रयास किया और उसे इसमें सफलता भी प्राप्त हुई। महाबत खां ने जब स्थिति पलटती हुई देखी तो वो सम्राट को मुक्त करके और वहाँ से निकल गया और लाहौर की ओर चला गया। इस तरीके से नूरजहां की कूटनीति के फलस्वरूप महाबत खां सम्राट को मुक्त करके उसके विद्रोह का दमन करने में सफल हुए। इस समय जहांगीर जो था उसका स्वास्थ्य बहुत अधिक गिरता जा रहा था अपने अंतिम वर्षों में अत्यधिक मदिरा पान के कारण, और उसकी जो अन्य जो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां थी उनके चलते 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हो गई और नूरजहां के द्वारा जहांगीर को लाहौर में शहादरा नामक स्थान पर दफना करके वहीं पर उसका मकबरा बनवाया गया। जहांगीर के एक शासक के रूप में मूल्यांकन की बात करें तो जहांगीर में बहुत सी कमियां जो वेस्टर्न जितने भी हिस्टोरियंस हैं, पश्चिमी इतिहासकार, उनका मानना है कि जहांगीर जो था भोग विलासी था, मदिरापान में डूबा रहता था और शासन कार्य जो था उसकी ओर इसका कोई ध्यान नहीं था। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हाँ, हालांकि नूरजहां से विवाह के पश्चात ज़्यादातर जो शक्ति का प्रयोग था वो नूरजहां के द्वारा ही किया जा रहा था और जहांगीर जो था उसने स्वयं को कला, विद्वानों के संरक्षण इत्यादि में समर्पित कर दिया। इसकी चित्रकला में बहुत अधिक रुचि थी और इसके समय में अब्दुस्समद, मीर सैयद जैसे बहुत से प्रतिभावान चित्रकार हुए। जहांगीर स्वयं भी विद्वान था, उसे कई भाषाओं का ज्ञान था और इसने स्वयं तो जो कि जहांगीरी का एक बड़ा हिस्सा स्वयं अपनी आत्मकथा के रूप में लिखा। जहांगीर जो था अपने पिता अकबर के समान धर्म सहिष्णु नहीं होकर के इस्लाम का कट्टर अनुयायी था। हालांकि अकबर के समय में जो हिंदुओं को रियायतें दी गई थी वो रियायतें कमोबेश तरीके से इसके समय में भी जारी रही। जहांगीर एक कुशल सैन्य संचालक था, प्रशासक था। उसे प्रारंभ से ही जो है ऐसी शासक बनने संबंधी शिक्षा प्राप्त हुई थी, लेकिन उसका इन सब में ज़्यादा कहेंगे कि आकर्षण उसे इसका नहीं था और इसी वजह से नूरजहां से विवाह के बाद
शासन की अधिकांश शक्तियों का प्रयोग नूरजहाँ जुनता या नूरजहाँ गुट के द्वारा ही किया गया।